देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी आम बजट पेश किया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आज बजट पेश कर दिया। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने साफ किया कि यह बजट आम लोगों के सपनों का बजट है, जिसमें किसानों से लेकर युवाओं तक का ख्याल रखा गया है। लेकिन सवाल यही कि आखिर इस बजट में क्या खास है और किसकी हुई बल्ले बल्ले, किसके हाथ रह गए खाली। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनाव की आई घड़ी, बजट में कई घोषणा बड़ी। प्राइवेट जॉब्स वाले एक सरकारी नौकरी वाले आदमी हैं जो स्लैब में आ रहे थे, तो उनको कुछ बेनिफिट हुआ है 20,000 रुपये का, तो कम से कम इसमें डिफरेंस दिख रहा है। टैक्स में जाता था पैसा, वो पैसा अब मिडिल क्लास फैमिली अपने पर्सनल यूज में हो जाएगी। स्लैब बड़ा है, अच्छी बात है। 2023 में सरकार मिडिल क्लास पर मेहरबान। अनाज के लिए, गैस सिलेंडर के लिए या गोल्ड के लिए जो हम गृहिणियों के लिए जो है वो चीज मुझे लग रहा है थोड़ा सा निराशाजनक बजट लग रहा है मुझे। कुछ ऐसे तो लगा नहीं जो बहुत लुभाने वाला हो। 2014 में बोला गया था कि किसानों की इनकम डबल करेंगे, पर वैसा तो हमें कोई सुनने को मिला नहीं। 2024 की सत्ता का सफर, आपकी जेब पर कितना असर? सरकार के पास देश को बताने और जताने का बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है बजट। निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे आम जनता के हित का बजट बताया। इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत 100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं, जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचे। आम बजट ऐसे दौर में पेश किया गया है जब दुनिया में कई कारणों की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है। मंदी के आसार भी दिख रहे हैं, लेकिन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता सितारा है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। यह हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला, नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले के इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों के हित के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया। मुफ्त अनाज के लिए 2 लाख करोड़ का बजट, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। साथ ही अगले 1 साल के लिए मुफ्त अनाज योजना लागू होगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पीएम सुरक्षा योजना से 44 करोड़ लोगों को लाभ मिला। 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। पीएम आवास योजना के लिए आवंटन को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। साथ ही 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने की बात कही। साथ ही पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने की बात कही। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग देने का ऐलान भी किया गया। ये मतलब एक नौकरी पेशा के लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ सरकार ने करी है
कि 5 लाख के स्लैब से ला के 7 लाख कर दिया है। उससे और कुछ भी जो भी ज़रूरतें हैं व्यक्ति की वो कम से कम सही होंगी। और मैं चाहता हूँ सरकार ऐसा ही बजट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रेफर करे, जिससे कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा आगे आए। जो परोसा जाता है सामने ना, जो दिखाया जाता है, असल में वो होता नहीं है। पहले से ऐसे चल रहा है। 2014 में मोदी साहब ने पहले तो बोला था कि किसानों की आमदन दुगनी कर 2014 में कि किसानों की आमदन 2024 तक हम दोगुनी कर देंगे। अगर दोगुनी करनी थी अब तक 1.5 गुना होगी होती। अगर दोगुनी करनी थी तो अब तक 1.5 गुना होगी होती, तो हम सोचते कि आने वाले समय में 2 गुना हो जाएगी। 2024 का तो अब लास्ट बजट है, 2023 का सप्लीमेंट्री बजट है, इससे आगे कुछ होने वाला नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी तबकों के छात्रों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में सभी भाषाओं की अहम किताबें रखी जाएंगी ताकि बच्चों और युवाओं के अपने पसंद की सभी किताबें पढ़ने और समझने में आसानी हो। साथ ही बच्चों के भविष्य के लिए कई घोषणाएं भी की। आदिवासियों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए, आदिवासियों के लिए नए स्कूल खोलने की घोषणा की गई। एकलव्य स्कूलों में 38,800 टीचरों की नियुक्ति, एनजीओ के साथ मिलकर साक्षरता पर काम होगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का गठन होगा, देश में आर्थिक साक्षरता पर काम होगा। हेल्थ सेक्टर को लेकर भी वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे और वहां छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हेल्थ सेक्टर में नौकरी बढ़ाने पर फोकस भी किया जाएगा। 2047 तक एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य, आईसीएमआर लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी, चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, मेडिकल कॉलेज को रिसर्च के लिए तैयार किया जाएगा। देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नई योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। 157 मौजूदा जो मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ सह स्थानों में 157 सह स्थानों में जो मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी स्थापना जो 2014 से की गई है, उनके साथ सह स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। आम बजट में रेलवे को लेकर भी कई घोषणाएं की गई। रेलवे के बजट को बढ़ाकर इस बार 2.4 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं रेलवे की योजनाओं को लेकर 75,000 करोड़ देने की घोषणा की गई। रेलवे का ये बजट साल 2013-2014 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में महिलाओं के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए बचत योजना की घोषणा की है। महिला सम्मान बचत पत्र शुरू करने का ऐलान। महिला सम्मान योजना 2025 तक चलेगी। महिला बचत योजना में 2 लाख निवेश की छूट। बिकॉज ऑफ ये बजट जो है वो हर ग्रेड को देखते हुए नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अभी जो है वो लोअर मिडिल क्लास है। पुअर क्लास को तो एक साइड में ही हम कर देते हैं, और जो हमारी मेजोरिटी है, नंबर ऑफ सिटीज़न जो है वो ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। वैसे हमेशा ही हमारी गवर्नमेंट महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचती है। इस बार के बजट में भी काफ़ी अच्छा निकाला है। प्रधानमंत्री वो भी हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो उनको भोग देना पड़ेगा। वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? ये जो होगा जरूर होगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को लोन में छूट जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को श्री अन्न के मामले में ग्लोबल हब बनाना है। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। किसानों के हित के लिए वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए। किसान खेती के लिए पीपीपी मॉडल पर जोर दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप में बढ़ावा देगी सरकार। कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था पर जोर। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ का आवंटन। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। पीएम मत्स्य पालन योजना के लिए 6,000 करोड़।
20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण फंड। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत होगी। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को फायदा। कृषि क्षेत्र के लिए स्टोर क्षमता बढ़ाएंगे। नहीं किसानों के लिए कोई ठीक नहीं है जी। हाँ जी किसानों को तो कोई फायदा नहीं किसानों वास्ते। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। उधर पीएम मोदी ने इस बजट को किसान के हित का बजट बताया और कहा है कि सरकार का लक्ष्य किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। सरकार का फोकस श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज के बाजार को विकसित करना है। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने भी कहा कि श्री अन्न योजना का लाभ गरीब किसानों को मिलेगा और मोटे अनाज को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। पीएम और वित्त मंत्री ने जिस श्री अन्न का जिक्र किया, आखिर वो है क्या, चलिए आपको बताते हैं। श्री अन्न को देवान्न भी कहते हैं। मोटे अनाजों को श्री अन्न का दर्जा दिया गया है। श्री अन्न को अनाजों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गेहूं चावल के बढ़ते चलन ने इसके उपज पर असर डाला, लेकिन सरकार इस योजना के तहत इसकी पैदावार को बढ़ावा देगी, जिसका फायदा गरीब आदिवासी किसानों को होगा। बजट के समय आम इंसान की नजर बस इसी पर टिकी रहती है कि उनके लिए सरकार ने क्या सस्ता किया और क्या महंगा। इसकी भी निर्मला ने पूरी लिस्ट जारी की।